इसे देख भी सकते हो, इसका मोशन भी स्टडी कर सकते हो। अगर मैं पूछूं ये जो चौक एक मटेरियल है वो किस मॉलिक्यूल से बना हुआ है, तो आप बोलोगे कैल्शियम कार्बोनेट। ओके, अगर मैं ये पूछूं कितने मॉलिक्यूल से बना हुआ है, तो अभी आप एग्जैक्टली तो नहीं बता सकते, फिर भी ये जरूर बोल सकते हो कि बहुत सारे मॉलिक्यूल से बना, बहुत सारे मॉलिक्यूल कैल्शियम कार्बोनेट बने। अब अगर मैं ये बोलूं कि एक कैल्शियम कार्बोनेट मॉलिक्यूल को देख के बताओ, उसको स्टडी करके बताओ, उसके मोशन को स्टडी करके बताओ, वो आप नहीं कर सकते, क्योंकि ये जो एक इंडिविजुअल मॉलिक्यूल है वो कुछ एंगस्ट्रॉम साइज के है, कुछ एटॉमिक स्केल जो आप अपने आंखों से नहीं देख सकते, उसको स्टडी कैसे करोगे। और यहाँ पे जो भी मटेरियल है, चॉक, ये टेबल, ये ब्लैकबोर्ड, ये बॉल, जो भी मटेरियल है कुछ ना कुछ मॉलिक्यूल से बने हुए हैं, वो मॉलिक्यूल का साइज एक एटॉमिक स्केल है जो आप अपनी आंखों से नहीं देख सकते, उसको स्टडी कैसे करोगे। और मैं स्टडी करना चाहता हूं तो क्या करें। जिस तरह जिंदगी को सही तरीके से जीने के लिए हमें भागवत गीता रास्ता दिखाता है, उसी तरह इन मॉलिक्यूल जिनको हम अपनी आंखों से भी नहीं देख सकते, इनको स्टडी करने के लिए क्वांटम मैकेनिक्स रास्ता दिखाता है। और मैं यहाँ क्वांटम केमिस्ट्री पढ़ाने वाला हूँ, जो कि कुछ नहीं क्वांटम मैकेनिक्स का एप्लीकेशन ही है। और जो क्वांटम केमिस्ट्री पढ़ाने वाला हूँ वो CSIR की सिलेबस तक ही पढ़ रहा हूँ। तो आइए जानते हैं पहले कि CSIR सिलेबस क्या है क्वांटम केमिस्ट्री का, है ना। तो टारगेट ये रहता है कि मैनी इलेक्ट्रॉन सिस्टम को सॉल्व करना, मतलब एक रिसर्चर का भी जो इस फील्ड में है, इवन अगर आप सिलेबस भी देखोगे तो उनका भी वही टारगेट है। अब मैनी इलेक्ट्रॉन सिस्टम, मुझे कुछ नहीं पता क्वांटम के बारे में, मैं अगर आपसे बस इतना पूछूं कि टोटल एनर्जी क्या क्या होगा मैनी इलेक्ट्रॉन सिस्टम का, तो आप बोल सकते हो कि ट्रांसलेशन, रोटेशन, वाइब्रेशन, न्यूक्लियर, इलेक्ट्रॉन। अब ये जो सिस्टम है कैसा सिस्टम है, कुछ न्यूक्लियाई है, कुछ इलेक्ट्रॉन है, कई सारे न्यूक्लियाई, कई सारे इलेक्ट्रॉन। तो क्या क्या हो सकते हैं, काइनेटिक एनर्जी ऑफ ऑल इलेक्ट्रॉन, काइनेटिक एनर्जी ऑफ ऑल न्यूक्लियाई, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ऑल इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियाई, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ऑल इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन एंड पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ऑल न्यूक्लियाई। इतना कुछ टर्म है एनर्जी का, एक बंदा देख के उसकी हालत खराब हो जाएगी। तो हम क्या करते हैं, कुछ एप्रोक्सीमेशन लगाता है इसको और छोटा बनाने का। तो आपको थोड़ा कॉमन सेंस वाला भी एप्रोक्सीमेशन आप बोल सकते हो अपने आप, नाम तो मैं बात तो बता दूंगा। वैसे आप सोचो सिस्टम में न्यूक्लियाई है और इलेक्ट्रॉन है। हमें पता है कि न्यूक्लियाई का मास बहुत ज्यादा होता है इलेक्ट्रॉन से। न्यूक्लियाई का मास ज्यादा होने के कारण न्यूक्लियाई का जो मोशन है वो कम रहेगा एज कंपेयर टू द इलेक्ट्रॉन। तो हम एज्यूम करते हैं कि न्यूक्लियाई का मोशन और इलेक्ट्रॉन का मोशन इंडिपेंडेंट है, और न्यूक्लियाई का मोशन इतना कम है, हम एज्यूम करते हैं कि न्यूक्लियाई हमारा फिक्स्ड है, वो कुछ मूव ही नहीं हो रहा है। तो ये एप्रोक्सीमेशन को हम बोलते हैं बॉन्ड ऑफ एप्रोक्सीमेशन। उसको यूज करके हम देखते हैं क्या क्या होता है। अगर हमारा न्यूक्लियाई फिक्स्ड है तो सबसे पहले तो ये काइनेटिक एनर्जी ऑफ ऑल न्यूक्लियाई गया, इसके बाद ये आपका पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ऑल न्यूक्लियाई एकदम फिक्स्ड हो गया। फिर इसके बाद आपका वाइब्रेशन नहीं होगा, क्योंकि न्यूक्लियाई फिक्स्ड हो गया तो वाइब्रेशन होने का सवाल ही नहीं है। रोटेशन नहीं होगा, क्योंकि न्यूक्लियाई फिक्स्ड हो गया, रोटेशन होने का सवाल ही नहीं है। तो कहने का मतलब है ये एप्रोक्सीमेशन यूज करके जो न्यूक्लियर मोशन विद रिस्पेक्ट टू इलेक्ट्रॉन जो होता है इन जनरल, हम वो यहाँ पे स्टडी नहीं कर रहे। ये CSIR सिलेबस में जो भी एनर्जी है, जो भी एक्सप्रेशन है, हम ऐसा मोशन स्टडी नहीं कर रहे जहां पे न्यूक्लियर मोशन विद रिस्पेक्ट टू इलेक्ट्रॉन हो रहा है। ठीक है, इसके बाद जो केमिस्ट पीपल जो होते हैं उनको ट्रांसलेशन पे भी उनका फोकस नहीं रहता है, इंटरेस्टेड नहीं रहता है, ना ही न्यूक्लियर में इंटरेस्टेड रहता है। तो ये भी गया और ये भी गया। अब इसके बाद अगर मैं लिखूं तो क्या बचा, काइनेटिक एनर्जी ऑफ ऑल इलेक्ट्रॉन, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ऑल इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियाई एंड पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ऑल इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन। ठीक है, एंड पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ऑल न्यूक्लियाई। ये चार एक्सप्रेशन, 1 2 3 4। अब प्रॉब्लम ये है, इतना तो सिंपलीफाई
क्वांटिफाई करने के बाद भी ये क्वांटम केमिस्ट्री, क्वांटम मैकेनिक्स वाले इसको भी एग्जैक्टली सॉल्व नहीं कर पाते। सबसे पहला रीजन रहता है इसके कारण, ये वाला जो फैक्टर है ये हमें एग्जैक्टली सॉल्व करने को हमें देता है, हम उसको देखेंगे डीपली ऐसा क्यों होता है। अब मैंने यहाँ पे बोला कि हम इसको एग्जैक्टली सॉल्व नहीं कर सकते और मुझे सॉल्व करना है, मुझे स्टडी करना है, तो मैं क्या करूँ? एग्जैक्टली सॉल्व नहीं कर सकते तो कुछ मॉडिफाई करो, कुछ अप्रोक्सीमेट लो सॉल्व करने के लिए, है ना। तो जो अप्रोक्सीमेट जो दो सीएसएस सिलेबस में है वो है एक नॉन डीजेनरेट परटर्बेशन थ्योरी, दूसरा है वेरिएशनल मेथड। पहले इसको समझते क्या है, डीपली हम समझेंगे जब एक एक टॉपिक को कवर करेंगे। अभी बस मैं थोड़ा जल्दी से आपको बता दूं ये सब चीजें क्या है। तो नॉन डीजेनरेट परटर्बेशन थ्योरी का इंपॉर्टेंस क्या रहता है कि वो हर स्टेट के बारे में बता देता है, ग्राउंड स्टेट, एक्साइटेड स्टेट, सभी के बारे में। लेकिन लिमिटेशन क्या होता है, आपको इसका अगर डिक्शनरी मीनिंग देखोगे तभी समझ में आ जाएगा। परटर्बेशन मतलब स्मॉल डिस्टरबेंस, तो ये वैलिड है स्मॉल डिस्टरबेंस के लिए। अगर कहीं लार्ज डिस्टरबेंस होता है तो ये काम नहीं करता है, ठीक है। अब आते हैं वेरिएशनल मेथड। इसका इंपॉर्टेंस ये है कि वो हर काइंड ऑफ डिस्टरबेंस को काम कर लेता है, लेकिन इसका प्रॉब्लम ये है, लिमिटेशन ये है कि ये सिर्फ ग्राउंड स्टेट को ही बारे में स्टडी करता है, बाकी एक्साइटेड स्टेट के बारे में। तो ये दोनों अप्रोक्सीमेशन है, सिस्टम को अनुसार देख करके हमें इसको यूज करना रहता है, ठीक है। अब हमारा मेन फोकस, इवन सीएसएस सिलेबस का भी मेन फोकस ये वेरिएशनल मेथड पे थोड़ा ज्यादा रहता है, तो हम भी इस पे ज्यादा फोकस करेंगे, है ना। तो वेरिएशनल मेथड जो है इस पे भी अगर हम देखें तो दो अप्रोक्सीमेशन रहते हैं, एक रहता है वीबीटी और दूसरा रहता है एमओटी। ये आए कहां से वीबीटी एमओटी? पर पहली बात देख, एमओटी मतलब मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, वीबीटी मतलब वैलेंस बैंड थ्योरी। इसका सोर्स कहां है, कहां से? ठीक है, वेरिएशनल मेथड से मैं मानता हूं ये एक अप्रोक्सीमेशन है, यहां से इसका सोर्स है, लेकिन इसका मेन आए किधर से, इसको हम अच्छे से बाद में देखेंगे। लेकिन अभी के लिए मैं इतना बता दूं कि मान लो आपकी सिस्टम है, उसमें कई सारे न्यूक्लाई है, मान लो मैं दो न्यूक्लाई लिया, उसके बीच का डिस्टेंस इसको मैं बोलता हूं इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस। अगर वो इंफिनिटी हो जाए, मतलब बहुत दूर हो जाए, है ना, तो इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस इंफिनिटी करने का दो तरीका है, दो वेज है। उसमें से पहला वेज का नाम है एमओटी और दूसरे वेज का नाम है वीबीटी, सिंपल सा। अब इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस को इंफिनिटी करने का जो दो वे में बताया उसको हम डीपली स्टडी करेंगे जब हम ये टॉपिक को कवर करेंगे। अभी के लिए बस इतना जानना हूं। अब ये जो एमओटी और वीबीटी है, दोनों कोवेलेंट बॉन्ड को अच्छे से बता देते हैं। कोवेलेंट बॉन्ड, कई सारे बॉन्ड होता है, आयोनिक, कोऑर्डिनेट, वो सब, लेकिन इन लोग कोवेलेंट बॉन्ड को अच्छे से बताते हैं, ठीक है। उसमें भी एमओटी जो होता है डीलोकेलाइज्ड पाई बॉन्ड को अच्छे से बता देता है, अच्छा इसका रिजल्ट दे देता है। वही वीबीटी जो होता है वो सिग्मा बॉन्ड को अच्छे से डिस्क्राइब करता है। अब आते हैं डिसोसिएशन में। जब एमओटी का जो भी पोटेंशियल एनर्जी कर्व होगा, पोटेंशियल एनर्जी कर्व मैं बाद में थोड़ा समझाऊंगा, मतलब मॉलिक्यूल जब डिसोसिएट जब होगा उसको हम बोलेंगे डिसोसिएशन लिमिट। ये अच्छे से डिसोसिएशन लिमिट नहीं बता पाता है। क्यों नहीं बता पाता? क्योंकि जब वो डिसोसिएट होगा तो उसमें जो आप देखोगे वेव फंक्शन जो भी रहेगा उसमें 50% आयोनिक कैरेक्टर रहेगा और 50% कोवेलेंट कैरेक्टर रहेगा। लेकिन आयोनिक कैरेक्टर इंपॉर्टेंस कब होता है? जब वो r टेंड्स टू 0, मतलब जब इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस टेंड्स टू 0 होता है तब आयोनिक कैरेक्टर इंपॉर्टेंट होता है। और मैं जब डिसोसिएट कर रहा हूं, जब इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस इंफिनिटी कर रहा हूं, तो यहां पे मेरा आयोनिक कैरेक्टर आ रहा है, जो कि सही नहीं है। तो इसके लिए, इसी के कारण ये डिसोसिएशन लिमिट को अच्छे से डिस्क्राइब नहीं कर पाता। यहां पे अगर आते हैं वीबीटी में तो ये डिसोसिएशन लिमिट को अच्छे से डिस्क्राइब करता है, क्योंकि ये जब आप डिसोसिएट करोगे इसके जो भी टर्म्स आएंगे वो सभी के सभी कोवेलेंट कैरेक्टर हैं। तो इसीलिए वीबीटी जो है इसको अच्छे से डिसोसिएशन लिमिट में अच्छे से काम कर लेता है। अब आते हैं कुछ मॉलिक्यूल में। एमओटी भी कुछ मॉलिक्यूल का इंफॉर्मेशन नहीं दे पाता अच्छे से, वीबीटी भी कुछ मॉलिक्यूल का इंफॉर्मेशन अच्छे से नहीं दे पाता है। जैसे कि वीबीटी में ये H2+ इसको बोलता है कि एडजस्ट नहीं होता है, लेकिन रियल में एडजस्ट होता है। यहाँ पे एमओटी में ये बोलता है हीलियम-2 एडजस्ट नहीं होता, लेकिन एक्चुअल में एडजस्ट होता है। तो ये भी सभी मॉलिक्यूल को एक्सप्लेन नहीं कर पाता है, ये भी सभी मॉलिक्यूल को एक्सप्लेन नहीं कर पाता, ठीक है।
हम देखेंगे वो भी ऐसा क्यों हो रहा है बाद में ना। और एक चीज और होता है कि एमओटी जो है, मैं यहाँ पे लिखा नहीं वैसे बता दूं, एमओटी जो है पैरामैग्नेटिक और डाईमैग्नेटिक के बारे में अच्छे से बता देता है, स्टडी कर देता है, लेकिन वीवीटी जो होता है वो पैरामैग्नेटिक और डाईमैग्नेटिक पे एक्सप्लेन नहीं कर पाता। तो ये थे एमओटी और वीवीटी। आए कहां से? वेरिएशनल मेथड। कब आए? जब इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस इंफिनिटी हो गया। दो तरीका था, उसमें से पहला तरीका हो गया एमओटी, दूसरा तरीका हो गया वीवीटी। अब मैं इन लोगों को पहला में जो पॉइंट बताया कोवेलेंट बॉन्ड, कोवेलेंट बॉन्ड मतलब डायरेक्शन है, डेफिनेटली डायरेक्शन है। और मैं यहां पे आपको बताया सिर्फ कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन, डिसोसिएशन। जब डायरेक्शन है मतलब उसका शेप भी आएगा, ज्योमेट्री भी आएगा, मैं अभी तक उसको एक्सप्लेन नहीं किया है ना। तो वीवीटी जो होता है ये आपका शेप, ज्योमेट्री, ये सब चीजों को स्टडी नहीं करना, ये बस इतना बताता है कोवेलेंट बॉन्ड कैसे फॉर्म हो रहा है, डिसोसिएट हो रहा है, लेकिन उसका कैसा शेप है, कैसा डायरेक्शन है, ये स्टडी नहीं करता। तो इसके लिए इसी से थोड़ा मिलता जुलता चीज एक आता है वेस्पर थ्योरी। इसको हम बोलते हैं वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पर रिपल्सन थ्योरी, ये हम बोलते हैं। यहाँ पे फिर हम हाइब्रिडाइजेशन ये सब स्टडी करेंगे और उसी के टाइम हम दो चीज जो सीएसआई में काफी कॉमन क्वेश्चन आता है, एक है बॉन्ड एंगल, एक है डाइपोल मोमेंट, तो इसको भी हम थोड़ा डीपली स्टडी करेंगे। फिर ये भी देखेंगे कि ये कैसे वेरी होता है, क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्सन के कार्य में दोनों काफी वेरी होते हैं, वो देखेंगे। फिर p पाई बॉन्ड, p पाई d पाई बॉन्ड में कैसे इफेक्ट होता है वो देखेंगे। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जब सेंट्रल आइटम और साइड आइटम का जब डिफरेंस होता है तो कैसे वेरी होता है, हम वो देखेंगे। ये जब इस समय जब पढ़ेंगे वीवीटी के साथ वेस्पर, तब हम ये सब चीजें देखेंगे। तो अभी वेरिएशनल मेथड का एमओटी हो गया, वीवीटी हो गया। अब मेरा अभी मेन फोकस है, वीवीटी के बाद मैंने वेस्पर बता दिया, अभी मेरा मेन फोकस है एमओटी पर। तो मैंने पहले ही आपको बताया कि मैनी इलेक्ट्रॉन सिस्टम हमारा टारगेट करता है। अब मैनी इलेक्ट्रॉन सिस्टम थे, पॉलीएटॉमिक सिस्टम में भी हो सकता है, डायएटॉमिक सिस्टम में भी हो सकता है, इवन एक सिंगल एटम, इवन हीलियम में दो इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन से ज्यादा है, तो एटॉमिक सिस्टम में कई जगह हो सकता है। तो हमारा मेन फोकस रहेगा ये तीन चीज, पॉली एटॉमिक सिस्टम विद मैनी इलेक्ट्रॉन, डायएटॉमिक सिस्टम विद मैनी इलेक्ट्रॉन जैसे कि H2 दो इलेक्ट्रॉन दो एटम, डायएटॉमिक सिस्टम विद सिंगल इलेक्ट्रॉन, दो एटम इसलिए डायएटॉमिक और एक इलेक्ट्रॉन इसलिए H2+। ठीक है, ये सिंपल सा। अगर आप इसको हम जो भी सॉल्व करेंगे, ये आए कहां से? एमओटी। एमओटी कहां से आया? वेरिएशनल मेथड एप्रोक्सीमेशन से। आप बस सोर्स अभी ध्यान में रखो आज की क्लास में, है ना। डीपली स्टडी तो हो जाएगा, लेकिन कभी-कभी क्या होता है कि सब कुछ स्टडी हो जाता है, इसके बाद पता नहीं रहता ये आया कहां से। ऐसा हाल नहीं होना चाहिए ना। तो अभी आप सोर्स जानो, आए कहां से ये चीज ना। तो पॉलीएटॉमिक सिस्टम विद मैनी इलेक्ट्रॉन जो सीएसआईआर सिलेबस में है वो सिर्फ हक्कल एमओटी है। देखो इसको सॉल्व करने का कई सारे तरीके हैं, लेकिन जो सिलेबस में है सीएसआईआर में वो है सिर्फ हक्कल एमओटी। इस पे ये जो एक मेथड है हक्कल एमओटी, जो एक मेथड है, इसके कुछ एजम्पशन है। एजम्पशन आप जब जानोगे आपको भी थोड़ा पटान टाइप करेगा। जैसे ये बोलता है पहला तो कि ये सिर्फ कंजुगेटेड पाई सिस्टम को बताएगा, ठीक है, मैंने माना कि कंजुगेटेड पाई सिस्टम को बताएगा। अब फिर बोलता है कि सिग्मा बॉन्ड हो गया, पाई बॉन्ड हो गया, तो ये क्या करता है, सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड को दोनों को सेपरेटली बिहेव करता है, दोनों अलग-अलग। और उसमें भी ये जो होता है सिग्मा बॉन्ड के ऊपर इंफॉर्मेशन नहीं दे पाता। जैसे अगर मान लेते हैं 1,4-ब्यूटाडाइन, उसमें C डबल बॉन्ड C भी है और C सिंगल बॉन्ड H भी है, तो ये इंफॉर्मेशन देगा सिर्फ C डबल बॉन्ड C को, C H को इंफॉर्मेशन ही नहीं देगा। ये इसका एजम्पशन है। फिर भी ऐसा इस टाइप का एजम्पशन यूज करके भी इसके काफी अच्छे रिजल्ट आ जाते हैं कुछ जगह, तो वो हम देख लेते हैं क्या इंपॉर्टेंस है। जैसे कि कंजुगेटेड पाई सिस्टम का ये एनर्जी अच्छे से बता देता है, डीलोकेलाइजेशन एनर्जी भी अच्छे से बता देता है। इवन जैसे अगर मैं बोलूं कि आपका बेंजीन दिया मैंने, 1,4-ब्यूटाडाइन दिया मैंने और साइक्लोब्यूटाडाइन दिया मैंने, ठीक है। अब मैं बोलूं कि इसका एनर्जी बताओ, तो इन लोग बता देंगे, डिसोसिएशन एनर्जी बताओ, वो
ये क्या करेगा, इसको सॉल्व करके जो हम बाद में करेंगे, अभी इसको बता देता हूँ कि बेंजीन का जो डिलोकेलाइजेशन एनर्जी होगा वो सबसे ज्यादा होगा। साइक्लोब्यूटाडाइन का डिसोसिएशन एनर्जी तो 0 ही होता है। तो ये सब जो चीजें आए कि बेंजीन का सबसे ज्यादा डिलोकेलाइजेशन एनर्जी, साइक्लोब्यूटाडाइन का डिलोकेलाइजेशन एनर्जी 0, ये सब आए कहां से, ये हक्कल एमओटी से। आप इसको वहां से ला सकते हो। तो कुछ जगह इसका इंपॉर्टेंस बहुत अच्छा है। डीपली स्टडी कब करेंगे, जब हम हक्कल एमओटी पे जाएंगे। ये था पॉलीएटॉमिक सिस्टम विद मेनी इलेक्ट्रॉन। अब आते हैं डायएटॉमिक सिस्टम विद मेनी इलेक्ट्रॉन H2। तो ये H2 जो होगा हम उसको स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करेंगे एमओटी को यूज करके। एमओटी मतलब वेरिएशनल मेथड एप्रोक्सीमेशन से एक स्टेप टू स्टेप सॉल्व करके हम इसको सॉल्व करेंगे, क्योंकि इनके सिलेबस में भी H2 और H2 प्लस में थोड़ा ज्यादा फोकस है। और जब हम इसको सॉल्व करेंगे हम वेरिएशनल मेथड को बहुत अच्छे तरीके से समझ जाएंगे उसी के बीच में। और उसमें कुछ टर्म्स आएंगे जैसे कि रेजोनेंस इंटीग्रल, एक्सचेंज इंटीग्रल, ओवरलैपिंग इंटीग्रल, कूलम्बिक इंटीग्रल, ये सब अभी घबराने की जरूरत नहीं है। जब इसको हम समझेंगे अच्छे से तो आपको लगेगा ये तो बहुत सिंपल चीज है ना। तो इसी तरह H2 प्लस को भी स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करेंगे। इवन अगर आपको H2 जब सॉल्व करना होगा तो आपको H2 प्लस इसको मतलब सॉल्व करने से पहले H2 प्लस को सॉल्व करना थोड़ा जरूरी है, जिससे कि आपका इमेजिंग भी अच्छा होगा। तो पहले H2 प्लस सॉल्व करेंगे स्टेप बाय स्टेप, फिर H2 सॉल्व करेंगे, है ना। अब मैंने यहाँ पे जो भी एप्रोक्सीमेशन बोला है ना, ये बोला नॉन डीजेनरेट वेरिएशनल, फिर वेरिएशनल से दिखाया एमओटी वीबीटी, फिर यहाँ से हक्कल एमओटी, ये सब जो भी आए, जो भी एप्रोक्सीमेशन, क्वेश्चन ये आता है कि आप एप्रोक्सीमेशन लोगे कैसे। कुछ तो मतलब दिमाग लगाना होगा ना, कि ऐसा नहीं कि मैं कुछ भी ले लूं एप्रोक्सीमेशन। तो कुछ दिमाग लगाने के लिए कुछ एग्जैक्टली सॉल्वेबल मॉडल जो होगा उसको मैं कुछ मॉडिफाई करके तो मैं एप्रोक्सीमेट ले पाऊंगा। तो हमें एग्जैक्टली सॉल्वेबल मॉडल को भी देखना पड़ेगा। तो जो CSIR के सिलेबस में है वो 3 ही है। एक है पार्टिकल इन बॉक्स, वो 1D 2D 3D तीनों हो सकता है, हार्मोनिक ऑसिलेटर और हाइड्रोजन है। ये 3 ही एग्जैक्टली सॉल्वेबल मॉडल है। हम जो भी एप्रोक्सीमेशन लेंगे इन्हीं को मैं कुछ मॉडिफाई करके ही हम लेंगे। और इनको सॉल्व करने के लिए जो सिलेबस में है वो आपको बस टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन को ही सॉल्व करना है। और इसमें अभी आप देखोगे क्या है, एक है H ऑपरेटर, एक कुछ साई टाइप का एक नाम है, और एक है एनर्जी और एक है साइन। इसको हम समझेंगे ऑपरेटर क्या, साई क्या, एनर्जी का, हम समझेंगे। अभी बस इतना ध्यान में रखो कि टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन को सॉल्व करना है और उससे पहले हमें ये इसके टर्म्स जानना है। तो अभी मैंने आपको यहाँ तक मैं पूरा सिलेबस बता दिया। मैंने आपको यहाँ से लेके ऐसा छोटा छोटा करके बताया। अब हम इसके जस्ट ऑपोजिट जाएंगे। जस्ट ऑपोजिट मतलब सबसे पहले हम ये समझेंगे ये वेव फंक्शन क्या है, जिसको हम साई में बोल रहा हूँ, ये हैमिल्टोनियन क्या है। जब ये समझ में आ जाएगा तब हम एग्जैक्टली सॉल्वेबल मॉडल को स्टडी करेंगे। जब वो समझ में आ जाएगा तब हम एप्रोक्सीमेशन लेंगे। एप्रोक्सीमेशन 2 टाइप का, नॉन डीजेनरेट, वेरिएशनल। फिर वेरिएशनल में फिर एमओटी वीबीटी समझेंगे। फिर एमओटी से पॉलीएटॉमिक सिस्टम विद मेनी इलेक्ट्रॉन, डायटॉमिक सिस्टम विद मेनी इलेक्ट्रॉन, डायटॉमिक सिस्टम विद सिंगल इलेक्ट्रॉन। तो मैंने जो इनिशियल से जो फाइनल जो मैंने बताया, यहाँ पे मैंने जो एंड किया, अब मैं जस्ट चालू करूंगा यहाँ से लेकर के सबसे आखिरी में हक्कल एमओटी को सॉल्व करना। तो ये था पूरा सिलेबस, है ना। अब आते हैं आज की मेन क्लास, स्टेट ऑफ द सिस्टम। टू डिस्क्राइब स्टेट, हमारा मेन फोकस है स्टेट को डिस्क्राइब करने का। ऑफ ए सिस्टम, कौन सा सिस्टम है? क्लासिकल मैकेनिज्म, क्वांटम मैकेनिज्म। क्लासिकल मैकेनिज्म में हमें सॉल्व करना रहता है d/dt del L upon del Q डॉट माइनस del L upon del Q इक्वल टू 0।
ये जो इक्वेशन जो है इसको हम बोलते हैं लैग्रेंजियन इक्वेशन ऑफ मोशन। यहाँ से आप इसको सॉल्व करके आप इक्वेशन ऑफ मोशन निकाल सकते हो। ये वैलिड है इन द प्रेजेंस ऑफ कंजर्वेटिव फोर्स में। नॉन कंजर्वेटिव में यहाँ पे जीरो के बदले कुछ कुछ और टर्म आता है, उसमें मुझे फोकस नहीं। और यहाँ पे जो L जो चीज है वो है T माइनस B। यहाँ पे T का मतलब है काइनेटिक एनर्जी, B का मतलब है पोटेंशियल एनर्जी। इसको सॉल्व करने के लिए हमें बस दो चीजें पता रहना चाहिए। पहला है इनिशियल कोऑर्डिनेट, इनिशियल पोजीशन, और दूसरा इनिशियल वेलोसिटी। जब आपको इनिशियल पोजीशन और इनिशियल वेलोसिटी पता रहेगा तभी आप इसको सॉल्व कर पाओगे। सॉल्व करके क्या मिलेगा? कुछ इक्वेशन ऑफ मोशन मिलेगा, है ना। अब कोई लोग ये सोच रहा होगा मैं क्लासिकली बात कर रहा हूँ, ये किधर से आ गया? हमने तो पढ़ा था कुछ न्यूटन टाइप का। तो एक्चुअली जो न्यूटन जो टाइप का जो है ना, आपने जो पढ़ा था वो भी आप यहाँ से ला सकते हो, कोई बड़ी चीज नहीं है। लेकिन फिर भी ये जनरल है, इस पे हम फोकस करते हैं, न्यूटन पे नहीं। इसीलिए क्योंकि न्यूटन जो होता है उस पे तो सबसे पहली बात कुछ वेक्टर क्वांटिटीज रहते हैं कई सारे, यहाँ पे सभी स्केलर क्वांटिटीज रहते हैं। अब जब वेक्टर क्वांटिटीज रहता है न्यूटन इक्वेशन में तो प्रॉब्लम का कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ा देता है। और दूसरा ये है कि न्यूटन वाला एक ही कोऑर्डिनेट पे काम करता है, वो है कार्टेशियन कोऑर्डिनेट। अगर आप कार्टेशियन से कोई दूसरे कोऑर्डिनेट पे जंप करोगे, मतलब कोऑर्डिनेट जब ट्रांसफॉर्मेशन करोगे, जैसे आप स्फेरिकल में जाओगे या सिलेंड्रिकल पे जाओगे, वहां पे न्यूटन काम नहीं करता, ये हर कोऑर्डिनेट पे काम कर लेता है। ये दूसरा फायदा। और तीसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट फायदा कि न्यूटन जो होता है वो कुछ ही सिस्टम को सॉल्व कर सकता है, और ये जो होता है इन जनरल कई सारे सिस्टम को सॉल्व कर सकता है। और न्यूटन में जो कुछ भी सिस्टम है उसमें भी काफी प्रॉब्लम आ जाता है। जैसे कि आपने सिंगल पेंडुलम पढ़ा, ठीक है, आप न्यूटनियन अच्छे से सॉल्व कर दोगे। अगर मैं बोलूं कि डबल पेंडुलम सॉल्व करके दिखाओ, एक पेंडुलम दूसरे पेंडुलम से अटैच है, अब न्यूटनियन को सॉल्व करते करते वो सिस्टम का आपकी हालत खराब हो जाएगी। ये जो है क्लासिकल मैकेनिक्स के लैग्रेंजियन इक्वेशन को यूज करके आप डबल पेंडुलम को इजीली सॉल्व कर पाओगे। तो इन जनरल न्यूटन आया भी यहाँ से, है ना, मतलब बोल सकते हैं हम इसको वहां से ला सकते हैं। तो ये जनरल इक्वेशन, न्यूटनियन वाला जो है वो स्पेशल काइंड ऑफ इक्वेशन, ठीक है। तो आप जो होगा आप इक्वेशन ऑफ मोशन तो ले आओगे, है ना। इक्वेशन ऑफ मोशन को ला करके आप करोगे क्या, वो बात आती है ना। तो कुछ फेस ट्रेजेक्टरी बनाना रहता है। यहाँ पे v मतलब मोमेंटम, q मतलब कोऑर्डिनेट, ठीक है। तो हमें क्या रहता है, जो ट्रेजेक्टरी बोलते हैं इसको, जो रहता है अगर ये 2D में है तो वो प्लेन फेस प्लेन ट्रेजेक्टरी हो जाता है, 3D में तो फेस वॉल्यूम ट्रेजेक्टरी, ये सब नाम देते हैं। मतलब ट्रेजेक्टरी अभी हम बनाने वाले हैं ना, तो कुछ इस टाइप का भी हो सकता है, कुछ इस टाइप का भी हो सकता है, कुछ देखते हैं होता है कि नहीं होता है। तो ये जो ट्रेजेक्टरी जो होते हैं इसके जो एक चीज पॉइंट जो है, जो भी पॉइंट है वो स्टेट ऑफ पार्टिकल को कंप्लीटली डिस्क्राइब करते हैं। हमारा मेन पर्पस क्या है, स्टेट डिफाइन करना। स्टेट क्लासिकली में आप ट्रेजेक्टरी जब बनाओगे उसके एक एक पॉइंट वो स्टेट डिस्क्राइब करता है, ठीक है। तो आपको जब इनिशियल पोजीशन और वेलोसिटी पता है, जो मैंने पहले ही बोला कि सॉल्व करने के लिए हमें इनिशियल पोजीशन और वेलोसिटी पता रहना चाहिए। जब आप ट्रेजेक्टरी बना लोगे तो इससे क्या होता है कि फ्यूचर जो होता है वो यूनिकली डिटरमाइन कर सकते हो। मैंने क्या बोला, फ्यूचर यूनिकली डिटरमाइन कर सकते हो, यूनिकली डिटरमाइन कर सकते हो। तो यहाँ पे फ्यूचर आप यूनिकली डिटरमाइन कर सकते हो। तो ये क्लासिकल मैकेनिक्स के लिए ट्रेजेक्टरी सही है, ये भी सही है, और ये सिंपल क्लोज ट्रेजेक्टरी आपको दिख ही रहा है। ये जनरली आपको मिलेगा कुछ पीरियोडिक मोशन में, जैसे कि अगर आप मान लो सिंपल हार्मोनिक मोशन का अगर आप फेस ट्रेजेक्टरी बनाओगे तो आपको वहां पे दिखेगा इलिप्स टाइप का, मतलब कुछ क्लोज ट्रेजेक्टरी है। ये क्लासिकल मैकेनिक्स पॉसिबल नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि अगर आप इसको इनिशियल पॉइंट मानो तो फ्यूचर यूनिकली डिटरमाइन नहीं होगा। और मैंने क्या बोला, फ्यूचर यूनिकली डिटरमाइन होना चाहिए। तो ये वाला केस क्लासिकल मैकेनिकली पॉसिबल नहीं है। हमारा मेन क्या था, स्टेट ऑफ ए सिस्टम डिस्क्राइब करना है। क्लासिकल मैकेनिक्स, क्वांटम मैकेनिक्स, हमने क्लासिकल मैकेनिक्स हमने देख लिया, ठीक है।
अब आते हैं क्वांटम मैकेनिज्म में कि ये क्या ट्रेजेक्टरी क्वांटम मैकेनिज्म में पॉसिबल है या नहीं है। अभी हम वो देखेंगे। तो ये वाला पॉसिबल नहीं है, ये वाला पॉसिबल नहीं है, ये वाला पॉसिबल नहीं है। क्यों भाई? तीनों की तीनों क्यों पॉसिबल नहीं है क्वांटम मैकेनिज्म में? ऐसा क्या चीज है क्वांटम मैकेनिज्म में? बात करो। तो ये पॉसिबल इसीलिए नहीं है क्योंकि आप यहां पे देखो, एट ए टाइम सिमल्टेनियसली पोजीशन और मोमेंटम को मेजर कर सकते हैं। यहां भी, यहां वो तो छोड़ो, वो फ्यूचर इनिक्वालिटी कर रहे हैं। एट ए टाइम सिमल्टेनियसली पोजीशन और मोमेंटम को आप डिटरमाइन कर सकते हो क्लासिकल मैकेनिज्म में, लेकिन क्वांटम मैकेनिज्म बोलता है कि एट ए टाइम सिमल्टेनियसली पोजीशन और मोमेंटम आप डिटरमाइन नहीं कर सकते। इसके पीछे एक प्रिंसिपल है समझने के लिए, अगर मैं उसका नाम लेके अभी बता दूं तो आपको मजा नहीं आएगा। उसको हम अच्छे से डीपली देखेंगे ऐसा क्यों होता है। थोड़ी देर बस रुक जाओ, पेशेंस रखो, हम जानेंगे ऐसा क्यों। तो एट ए टाइम जब आप सिमल्टेनियसली पोजीशन और मोमेंटम मेजर नहीं कर सकते क्वांटम मैकेनिक्स में, इसीलिए आप कभी ट्रेजेक्टरी नहीं बना सकते, और उसके कारण क्वांटम मैकेनिक्स जो होता है फ्यूचर यूनिकली डिटरमाइन नहीं होता है। ये क्वांटम मैकेनिज्म जो भी बात करता है इसलिए प्रोबेबिलिस्टिक में बात करता है, क्योंकि फ्यूचर यूनिकली डिटरमाइन नहीं होता, क्योंकि हम ट्रेजेक्टरी नहीं बना पाते, क्योंकि हम एट ए टाइम सिमल्टेनियसली पोजीशन और मोमेंटम को डिटरमाइन नहीं कर पाते, बस इसी के कारण। ठीक है, तो अब ये बात आता है कि ठीक है क्वांटम मैकेनिकली में हम ट्रेजेक्टरी नहीं बता पाते, तो फिर ये स्टेट को हम डिटरमाइन कैसे करेंगे क्वांटम? हमारा तो टारगेट क्वांटम मैकेनिक्स है ना, तो स्टेट ऑफ ए सिस्टम को हम कैसे डिटरमाइन करेंगे क्वांटम मैकेनिक्स में? अब हमारा ये क्वेश्चन, तो मैं अभी ऐसा क्वेश्चन लिखूं, हाउ डू वी डिस्क्राइब स्टेट ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स सिस्टम? हमें इतना तो पता है कि हम ट्रेजेक्टरी से सॉल्व नहीं कर सकते, क्योंकि भाई ये फ्यूचर यूनिकली डिटरमाइन नहीं है, प्रोबेबिलिस्टिक है, मैंने बोल तो दिया। अब क्वेश्चन यही है कि कैसे फिर क्वांटम मैकेनिक्स सिस्टम को हम उसका स्टेट को डिटरमाइन करेंगे। तो ये जो होता है, मैं आपको कुछ अभी एक नया टर्म दिखा रहा हूं, डरने की जरूरत नहीं है। ये इसको मैं बोलता हूं वेव फंक्शन, और इसी को हम लोग स्टेट फंक्शन भी बोलते हैं। और इसको, इस टर्म को कुछ लोग साई नाम से बोलते हैं। साई मतलब ये वाला PSI वाला है ना, SHY वाला नहीं, ठीक है, साई बोलते हैं, PSI वाला, SHY वाला नहीं। और इसको वेव फंक्शन, स्टेट फंक्शन क्या होता है, ठीक है। तो टू डिस्क्राइब स्टेट ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स सिस्टम हम वेव फंक्शन से काम करते हैं। अब मैं एक चीज बोलने वाला हूं, वो ये है कि जो वेव फंक्शन जो है ना, इसका कुछ फिजिकल इंटरप्रिटेशन नहीं है, नो फिजिकल इंटरप्रिटेशन। कुछ लोग मुझे मन में गाली दे रहे हो कि सारा ये कमीना कि पूरा सिलेबस बता दिया क्वांटम केमिस्ट्री का, उसके बाद ये भी बता दिया